हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को समझेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा कैसे किया जाता है, और इसको हमने आपको प्रूव करके भी बताया था। और इस वीडियो में हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, और जो अपवर्तन का दोनों नियम है उस चीज को हम प्रूव करेंगे कि जो अपवर्तन का पहला नियम है साइन आई और साइन आर का जो अनुपात, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, एक नियतांक होता है। और जो आपका दूसरा नियम है कि आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। इन्हीं दोनों नियमों को प्रूव करेंगे। तो इस नियम को प्रूव करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही हो, या हवा से जल में जा रही हो, या जल से कांच में जा रही हो, तो अगर माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश अपने मूल मार्ग से जिस दिशा में वो जा रही होती है उस दिशा से ना जाकर थोड़ा सा वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, तथा अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर। इन्हीं दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और यही है अपवर्तन का पहला नियम। इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। हालांकि ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, और इसको हमें प्रूफ करना हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा। ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका दूसरा नियम है। तो इन्हीं दोनों को प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इन दोनों नियमों को प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले एक क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे, और उस किरण आरेख में हम इन चीजों को, तरंगाग्रों को दर्शाएंगे कि वो किस प्रकार से अपवर्तित होते हैं। तो इसके लिए आपको एक माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ चाहिए जो अलग अलग माध्यमों को अलग करता हो। जैसे कोई एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, यम डैश एक ऐसा पृष्ठ है जो क्या करता है, इधर का माध्यम ऊपर का कोई दूसरा है, नीचे का कोई दूसरा है। मान लेते हैं ऊपर का जो माध्यम वो हवा है, जो कि क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं n1। तथा इस पृष्ठ के नीचे या दूसरी तरफ मान लेते हैं क्या है, कांच है, और इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2 है। और ये हवा के सापेक्ष क्या होगा, सघन होगा, क्योंकि अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाए, मतलब माध्यम चेंज होना चाहिए। अब मान लेते हैं इस पृष्ठ पर एक कोई प्रकाश का तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समतल तरंगाग्र मान लेते हैं ए और बी, जो कि इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है इस प्रकार से। तो ये हमने एक तरंगाग्र ले लिया। तरंगाग्र होता क्या है तो आप जानते ही होंगे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश की तरंग किसी माध्यम में गति करती है, संचरण करती है, तो माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ होता है जहां पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, अर्थात एक साथ क्या होंगे, ऊपर होंगे, एक साथ नीचे होंगे। तो वही हिस्सा क्या कहलाता है, वही भाग जो होता है या वही पृष्ठ जो होता है उसी को तरंगाग्र कहते हैं। यानी माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। या समझने के लिए आप कह सकते हैं कि तरंग का अगला हिस्सा क्या होता है, तरंगाग्र होता है। तो ये तरंगाग्र, इसके पीछे क्या है, तरंगे हैं। ये मान लेते हैं P एक तरंग है, एक तरंग Q है, और बीच में बहुत सारी तरंगे रहेंगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जब इस पृष्ठ पर यम डैश पर तिरछा आपतित होता है, तो इसका A वाला सिरा पहले ही क्या होता है, इस पृष्ठ पर पहुंच जाता है, जबकि B वाला सिरा अभी तक इस पृष्ठ पर पहुंचा नहीं है। तो ये वाला सिरा जब पहले ही पहुंच जाता है तो इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, हवा क्या होता है, विरल होता है, और कांच उसकी अपेक्षा क्या होता है, सघन होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अपवर्तित होगी लेकिन वो अभिलंब की ओर होगी। यानी इस पृष्ठ पर आपको एक अभिलंब भी चाहिए, जो कि हम क्या करते हैं, इस पे ऐसे खींच लेते हैं। ये एक अभिलंब हो गया, इसको नाम दे देते हैं n। तो ये हो गया आपका n, और इसको नाम दे देते हैं r। तो ये आर्यन जो हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आप नाम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन उधर से जाएगा नहीं, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, तो ये अपवर्तित होगा और अभिलंब की ओर झुकेगा, और अभिलंब की ओर झुक करके ये इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसको हमने ऐसे खींच दिया। और जब तक
ये प्रकाश की किरण आगे बढ़ जाएगा और जब तक ये बी से सी तक पहुंचेगा तब तक ये भी क्या होगा, इधर से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बी से सी यहाँ इस पृष्ठ पर पहुंचाते हैं, इस वाले पृष्ठ, इस वाले तरंग को, क्यू तरंग को, ये बी से, इसको नाम दे देते हैं सी। ये जो mm डैश है, ये तरंग q जो है ये बी से सी तक पहुंचता है। तो उतने समय में, जितने समय में ये बी से सी तक पहुंचता है, उतने समय में ये जो p तरंग है ये a से अपवर्तित होकर कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगा। और वो दूरी कितनी होगी, अब यहाँ पर उस दूरी को आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि वो कितनी दूर आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इधर का माध्यम हवा है, इधर का माध्यम कांच है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी अपेक्षाकृत कांच में। कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि हवा में प्रकाश की चाल की बात करें तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो दोनों की चाल में अंतर होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि प्रकाश हवा में तेजी से चलेगा और ये ज्यादा दूरी तय करेगा और ये क्या होगा, कम दूरी तय करेगा। तो हम मान लेते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल जो है वो v1 है और ये v1 चाल से यहां से v से c तक पहुंचता है। तो v से c तक पहुंचने में लगा समय, यहां पर मान लेते हैं कि माना हवा में प्रकाश की चाल बराबर v1 तथा कांच में प्रकाश की चाल बराबर v2। हवा में हम लोग मान लेते हैं कि v1 है और कांच में प्रकाश की चाल v2 है, तथा बिंदु B से, तथा आप लिखेंगे कि तरंग Q को बिंदु B से C तक पहुंचने में लगा समय t है और कुछ समय मान लेते हैं, जितना समय ये B से C तक पहुंचता उतना ही समय ये A से यहाँ आगे कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि B से C तक प्रकाश के द्वारा तरंग Q द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे लिखेंगे B से C तक तरंग, ये तरंग ही है QB, Q को Q द्वारा B से C तक तरंग Q द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय, यानी चाल हमने v1 माना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय। हमने चाल को माना है v1 और समय हम मान लेते हैं t। तो यहाँ से जो BC का मान आएगा वो आ जाएगा v1 × t। इसी प्रकार ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दूरी आगे बढ़ेगा और उस स्थिति में यहाँ पर उतना ही समय ये भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ से इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार आप देखेंगे तो जब ये यहाँ से फिर यहाँ पर ये प्रवेश करेगा तो इसका भी क्या होगा, अपवर्तन होगा और ये इस समय भी ये भी क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा और ये ऐसे इधर की तरफ क्या होगा, अपवर्तित होकर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एक कोई बिंदु मान लेते हैं जो कि यहाँ पर D है और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो यहाँ से एक CD एक नया तरंगाग्र बनेगा जो कि साथ होकर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, AD त्रिज्या का एक चाप लेंगे और इस लाइन पर एक ऐसे चाप लगाएंगे, फिर इसको मिलाते हुए एक स्पर्शी खींच देंगे जो कि क्या होगा, इसकी जो दूरी होगी वो होगी v2 × t। तो यहाँ पर इसी प्रकार AD A से D तक जाने में जो पूरी दूरी तय करेगा वो होगा v2 × t। तो यहां से हमें 2 चीजें पता चल गई और ये आपको किरण आरेख विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। उसमें आपको पहला नियम की व्याख्या करना है। पहले नियम की व्याख्या करना है, पहला नियम होता है sin I बटे sin r बराबर नियतांक। इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पे कुछ कोण भी बन रहे होंगे, जैसा कि चित्र में देखिए। तो यहाँ पर आपतित किरण और आप ये अभिलंब, इसके बीच जो बना कोण होता है इसको हम I लिखते हैं, यानी आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो अगर ये कोण I है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि sin I और sin r का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी आपको sin I और sin r का मान निकालना पड़ेगा। तो निकालते कैसे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, इस कोण का मान निकालेंगे। ये जो त्रिभुज आपको ABC दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो कोण है इसका मान आपको निकालना है। इसका मान कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि जो तरंग होता है वो तरंगाग्र के हमेशा लंबवत होता है। ये तरंग और तरंगाग्र का एक गुण होता है कि तरंग हमेशा तरंगाग्र के लंबवत ही कंपन करता है, गति करता है। तो ये पूरा कोण क्या है आपका 90 डिग्री है। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री है तो इधर वाला पूरा कोण होगा 90 - I।
कैसे? क्योंकि इधर वाला हमने माना है ये क्या आपतन कोण है, और अगर पूरे में से हम इस आपतन को घटा दें तो ये वाला NAB, ये वाला कोण जो होगा वो 90 माइनस आई होगा। और अगर ये वाला पूरा कोण 90 माइनस आई है तो हम जानते हैं कि ये वाला पूरा कोण भी क्या है, 90 है, क्योंकि N और R ये जो रेखा है ये इस पर, इस MM डैश पर एक क्या है, अभिलंब है, लंब है। तो ये वाला पूरा कोण जो होगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए अगर ये पूरा 90 है तो इतने का मान जो होगा वो होगा 90 माइनस और 90 माइनस आई, ये होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस आई, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा आई। यानी इस चित्र से हमें स्पष्ट है कि ये जो पूरा अंदर का कोण ये वाला है ये क्या है, स्मॉल आई है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पर लिखते हैं चूंकि PAB देखेंगे तो यहां पर चूंकि PAB लिखेंगे, कोण PAB बराबर 90 डिग्री। ये कोण PAB बराबर 90 डिग्री क्यों होता है, तो मैंने बताया कि तरंग जो होता है वो हमेशा तरंगाग्र के अभिलंबवत ही होता है, इसीलिए पूरा कोण 90 डिग्री का होगा। और यहां पर ये भी हम जानते हैं कि कोण PAN, ये वाला कोण PAN ये बराबर है I, ये PAN ये वाला कोण हमने माना है I, क्यों? क्योंकि क्या है, आपतन कोण है। अगर ये दोनों कोण हमें मालूम है तो इसलिए आप ज्ञात कर सकते हैं कौन सा कोण, NAB, कोण NAB ये बराबर होगा हमारा 90 माइनस आई। NAB बराबर होगा 90 माइनस आई, क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 है, इधर वाला आई है, तो ये वाला कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस आई। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर ये वाला पूरा कोण 90 है तो हम ये भी जानते हैं कि NAC, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि कोण NAC बराबर भी होता है 90 डिग्री, NAC बराबर भी क्या होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि NR ये जो रेखा है इस वाली रेखा पर क्या है, लंब है, अभिलंब है, तो ये पूरा कोण भी 90 होगा। तो ये 90 होगा तो BAC, तब कोण BAC जो होगा वो होगा 90 माइनस, पूरे में से अगर घटा दें NAB, कोण NAB, तो यहां से मिल जाएगा कोण BAC बराबर 90 और माइनस NAB, तो NAB का मान है हमारा 90 माइनस आई। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से हो जाएगा कोण BAC बराबर 90 माइनस 90 प्लस आई, 90 से 90 कैंसिल होगा तो कोण BAC बराबर हो जाएगा आई, यानी इधर वाला कोण हमें मिल गया आई। यहां तक आपको समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे, इसी प्रकार इधर देखेंगे तो ये वाला पूरा कोण R है, और ये अगर पूरा R है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस R होगा, और अगर ये वाला 90 माइनस R है तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, R हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार कोण ACD ये बराबर होगा स्मॉल r, जो कि क्या है, अपवर्तन कोण है। कैसे? तो यहां पर भी वही कंडीशन है, ये पूरा कोण आपका 90 है, और ये अगर पूरा 90 है तो इधर वाला हमें मालूम है r है, तो इस पूरे में से अगर इतने को घटा देंगे तो इधर वाले मिल जाएगा 90 माइनस r, और ये वाला 90 माइनस r है। और यहां पर देखेंगे तो ये भी पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा 90 है, क्योंकि ये वाला इस पर क्या है, विलंब है, तो ये पूरा 90 है, तो पूरे में से अगर 90 माइनस r को घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा r। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां से हमें ये दो कोण मिल गए, अब हमें इन दोनों का इनकी ज्या का अनुपात यानी साइन का अनुपात हमें नियतांक के बराबर दिखाना है। तो यहां पर हम इसको आगे लिखेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनका क्या करते हैं, ज्या का मान निकालते हैं। तो ज्या का मान निकालेंगे तो अगर हम यहां पर देखें तो त्रिभुज ABC से इसमें देखेंगे तो साइन आई का मान होगा, यहां से लिखेंगे साइन आई बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और यहां पर साइन आई बराबर लंब देखेंगे तो आई यह है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी BC जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो यहां पर लिखेंगे BC बटे कर्ण जो होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और AC क्या है, यहाँ पर कर्ण है, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां से मान मिल जाएगा साइन आई, BC का मान रखेंगे तो BC का मान हमने यहाँ पे निकाला है, BC बराबर V1 इंटू टी, तो यहां से हो जाएगा V1 इंटू टी अपान AC, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। और इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा देखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज
त्रिभुज ADC से, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये R है, तो R के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है, यानी साइन R बराबर यहां से होगा, लंब आपका है AD बटे कर्ण, तो कर्ण आपका इसके लिए भी क्या है? AC, तो यहां से हो जाएगा साइन R बराबर AD का मान देखेंगे तो AD का मान हमने यहाँ पे निकाला है, AD बराबर है V2 इंटू टी, तो ये जाएगा V2 इंटू टी अपान कर्ण जो है वो AC, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब हमें बताना क्या है? साइन I और साइन R का अनुपात, तो आप अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? साइन I में साइन R से भाग करेंगे, यानी आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, तो यहां हो जाएगा साइन I अपान साइन R इक्वल टू V1t अपान AC, और इस पूरे के बटे में होगा V2t अपान AC, ये होगा। यहां देखेंगे तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा और T से T कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा साइन I अपान साइन R बराबर V1 अपान V2, साइन I अपान साइन R बराबर V1 अपान V2। यहां पर देखेंगे तो V1 क्या है? प्रकाश की चाल है, किसमें है? तो हवा में प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी? नियत होगी, यानी जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होता है? नियतांक ही होता है, कांस्टेंट मान ही होता है। इसी प्रकार V2 जो है वो कांच में प्रकाश की चाल है, और कांच में भी जो प्रकाश की चाल होती है वो नियत होती है, और ये होती है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, और हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखेंगे तो V1 और V2 जो है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक का मतलब होता है ऐसा अंक जिसका मान बदले नहीं, तो यहाँ पर ना तो V1 बदल सकता है ना तो V2 बदल सकता है, और यही होता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। और V1 अपान V2 जो है ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक है। आपने अपवर्तनांक का सूत्र भी पढ़ा होगा कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अपवर्तनांक का एक फार्मूला होता है, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहला नियम यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए देखते हैं अब इसका हम दूसरा नियम कैसे प्रूफ करते हैं। तो दूसरा नियम प्रूफ करने के लिए आप लिखेंगे चित्र से, या चित्रानुसार लिख सकते हैं कि चित्र के अनुसार हमें दिखाई ही दे रहा है कि यहाँ पर आपतित तरंगाग्र ये जो AB है और अपवर्तित तरंगाग्र जो CD है, ये और इन दोनों आपतन बिंदुओं पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है, क्योंकि ये हमें दिख रहे हैं कि ये भी क्या है? एक ही तल में है। जैसे कि ये बोर्ड है या कागज पर बनाएंगे तो कागज होगा, तो ये क्या है? किसी दूसरे तल में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की तरंग यहाँ से आ रही है और ऐसे अपवर्तित होकर निकले, ऐसा नहीं हो रहा है। ये ऐसे आ रही है तो ऐसे जा रही है, यानी एक ही तल में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चित्र के अनुसार आपतित तरंगाग्र कामा अपवर्तित तरंगाग्र कामा अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।